तो बच्चों आज का टॉपिक है कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड। ये बुक का नाम है। इसका चैप्टर नंबर 3 है लोकतंत्र और विविधता। सबसे पहले देखते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र को हम दो अन्य नामों से जानते हैं, प्रजातंत्र और जनतंत्र। देखा जाए तो लोकतंत्र को हम पर्यायवाची के रूप में प्रजातंत्र और जनतंत्र को भी सम्मिलित कर सकते हैं। लोकतंत्र जो है अंग्रेजी की भाषा डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी जो है एक यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसमें डेमोस और क्रेसिया शब्द जुड़े हुए हैं। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति या शासन। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जनता की शक्ति, या इस प्रकार कह सकते हैं हम कि लोकतंत्र का अर्थ उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में न होकर संपूर्ण जनता के हाथों में होती है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा अनेक विद्वानों ने क्या क्या दिया है। तो पहले विद्वान है हेरोडोटस। इन्होंने कहा है प्रजातंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज के हाथों में होती है। दूसरे विद्वान हैं लॉर्ड ब्राइस। इनके अनुसार जो प्रजातंत्र की या लोकतंत्र की परिभाषा है, प्रजातंत्र शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज या जन समाज के सदस्यों में निहित होती है। तीसरे विद्वान है प्रोफेसर हर्नशा के अनुसार राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं, वरन सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण तथा उसे अपदस्थ करने की विधि होती है। चौथे विद्वान है डायसी। डायसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही अच्छा इसका परिभाषा दिया है। तो देखते हैं अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। छोटा सा परिभाषा है, बहुत अच्छा है। भारतीय एक विद्वान हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके अनुसार सही अर्थ में लोकतंत्र समाज का स्वशासन है। सबसे कम शासित होना, सबसे अच्छे ढंग से शासित होना इन्होंने माना है। तो देखा जाए कि इस प्रकार प्रजातंत्रात्मक शासन ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनैतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थिति प्राप्त करती है। इस प्रणाली में जनता सर्वोच्च होती है और शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में ही निहित होती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करवाती है। अब देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं। तो लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, यहाँ पर भी कई विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। तो हर्नशा के अनुसार ये माना गया है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें जनता ही भाग लेती है, अर्थात कोई भी शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र से ही चलता है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, परंतु यह माना जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका क्योंकि यह केवल छोटे देशों पर ही लागू होता है। जैसे वर्तमान समय में यह प्रणाली पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। केवल अमेरिका के कुछ राज्य और स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों तक ही इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तो यह असफल हो गई है प्रणाली, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि होते हैं, परंतु यहाँ जनता जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की हिस्सा होती है। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपने देश के संविधान तथा रूल रेगुलेशन का पालन करे। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन होता है जिसमें जनता शासन के कार्यों में
स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और जो कानूनों को बनाते हैं और शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसे प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। वर्तमान समय में सभी लोकतांत्रिक देशों में यही व्यवस्था पाई जाती है। तो लोकतंत्र के मामले में भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, क्योंकि जनता अपने द्वारा विधायक, सांसद आदि को चुनती है, जो पार्लियामेंट में शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। अब देखते हैं कि लोकतंत्र के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है उत्तरदायी शासन। तांत्रिक शासन प्रणाली में शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है और जनता द्वारा चुने जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनसे जनता कोई भी सवाल किसी भी समय पूछ सकती है। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था लागू होती है, अर्थात यदि जनता ने प्रतिनिधि चुना है तो जनता को ये हक होता है कि अपने प्रतिनिधि को अपना उत्तर मांग सके। दूसरा है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र में सामान्यतः प्रति 5वें वर्ष चुनाव की व्यवस्था होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 5 वर्षों में चुनाव होता है। इसमें जनता वयस्क मताधिकार का प्रयोग करती है, यानी कि हम देखते हैं कि 18 साल से अधिक लोग यहाँ पर चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार चुनाव में जनता की सहभागिता के कारण लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षण का भी कार्य करता है। हर लोगों को पढ़ने का अधिकार देता है। लोगों में इससे राजनीतिक चेतना जागृत होती है। यदि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी वह राजनीतिक चेतना और अपने आस पड़ोस के सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं, परंतु यदि वह शिक्षित नहीं होंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। परंतु जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर सार्वजनिक शिक्षण का व्यवस्था भी किया जाता है। नेक्स्ट है जन कल्याण की भावना। तो लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार शासन का संचालन करते हैं। लोकतंत्र जन कल्याण की भावना से कार्यरत होता है। नेक्स्ट है 4 सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। तो एक महान विद्वान है गार्नर ने अपने शब्दों में बताया कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। कहने का यहाँ ये मतलब है कि लोकप्रिय निर्वाचन जो जनता द्वारा चुना गया हो और जिस पर जनता का ही नियंत्रण हो और वह जनता के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी शासन व्यवस्था बहुत ही कार्यकुशल होती है और अच्छी होती है। 5वां है जनता का नैतिक उत्थान। तो महान विचारक हमारे एक महान विद्वान है मिल, उनके अनुसार कहा गया है यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। वास्तव में इस प्रकार का शासन व्यक्तित्व और नैतिक चरित्र को ऊंचा करता है। तो मिल के अनुसार जो बताया गया है कि यदि लोकतंत्र है तो यह अन्य सभी प्रकार के शासन व्यवस्थाओं से सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र भावना जागृत होती है। राष्ट्रीय भावना के लिए लोग एकजुट हो जाते हैं। आगे है देशभक्ति का स्रोत। तो जहाँ पर भी लोकतंत्र है वहाँ देशभक्ति भी अटूट होती है। मिल ने यहाँ पर फिर बताया है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ावा देता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पत्ति की गई हुई वस्तु है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि जनता ने ही सरकार को चुना है तो लोकतंत्र की भावना, यहाँ पर देशभक्ति की भावना भी सम्मिलित होती है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक होते हैं। जनता के राजनीतिक अधिकार उनमें देशभक्त की भावना विकसित करती है। तो देशभक्ति जो है, जनता जो है अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के कारण ये मानती है कि जनता खुद ही शासन कर रही है। तो यहाँ जो है देशभक्ति की भावना जागृत होना आम बात है। नेक्स्ट है समानता का पोषक। तो यहाँ पर लोकतंत्र ही कहता है कि अगर सभी धर्मों के लोगों ने
और सभी समुदाय के लोगों ने शासन व्यवस्था में अपने प्रतिनिधि चुने हैं, तो यहाँ पर सभी को समान अधिकार मिलता है। तो लोकतंत्र मानव मात्र की समानता पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत सभी नीतियों में समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी को समान रूप से शासन में भाग लेने की सुविधा होती है। अतः हम कह सकते हैं समानता पर ही यह शासन आधारित होता है। यदि समानता नहीं होता तो यहाँ पर लोकतंत्र का बहिष्कार हो जाता। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की रक्षा। तो स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होती है? हर एक व्यक्ति जो है एक मौलिक अधिकारों द्वारा बंधा हुआ है। तो यहाँ पर एक मौलिक अधिकारों में बताया गया है कि तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है। इस प्रकार के शासन में लोगों को भाषा, लेखन, विचार, सम्मेलन, संगठन, आवागमन की अधिकतम सुविधाएं सुलभ होती हैं। इन सुविधाओं से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। आगे है सामाजिक गुणों का विकास। अब सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र शासन में अनेक सामाजिक गुण नागरिकों में विकसित होते हैं, जैसे सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, सहयोग, विचार विनिमय, समझौते की भावना आदि से सामाजिक गुण हैं। इनके विकसित होने का अवसर लोकतंत्र में मिलता है। अतः लोकतंत्र श्रेष्ठ सामाजिक जीवन यापन का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट है क्रांति से सुरक्षा। अब क्रांति से सुरक्षा किस प्रकार होगी? तो यहाँ पर एक महान विचारक हैं गिलक्राइस्ट। इन्होंने कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। इस प्रकार के शासन में क्रांति की भावना बहुत कम होती है। तो जितने भी तानाशाही शासक हुए हैं वहाँ पर क्रांति जरूर हुई है, परंतु देखिए आप, इंग्लैंड की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, क्या कभी भारत में क्रांति हुई है? नहीं, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। आगे नंबर 11 है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। तो लोकतंत्र में बहुसंख्यक होते हैं तथा अल्पसंख्यक भी होते हैं, और लोकतंत्र सभी को प्रतिनिधित्व होता है, यानी प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है। यानी कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों वोटिंग करते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है। तो पूर्ण लोकतंत्र में कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता है कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधित्व सभी वर्गों के द्वारा चुना जाता है। विश्व शांति का समर्थक। तो लोकतंत्र जो है विश्व शांति का समर्थक भी होता है। तो लोकतंत्र का शासन विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित होता है, और विश्व बंधुत्व की भावना विश्व शांति में सहायक होती है। तो बर्न ने कहा है कि लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र के दोष क्या क्या होते हैं। तो जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र के जहाँ पर गुण हैं, यहाँ पर उसके अच्छे कार्य हैं, तो परंतु यहाँ लोकतंत्र के दोष भी हैं। गुण के साथ दोष होते हैं। हर किसी का, हर सिक्के का पहलू नहीं होकर के दो पहलू होते हैं। तो दोष में क्या क्या है? पहला है गुण के अपेक्षा संख्या बल पर यानी कि ध्यान देना। तो पहला हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा अगर पढ़ा लिखा या गुणी या अच्छा व्यक्ति है तो उस पर ध्यान न दे करके केवल संख्या पर आधारित होता है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वह कैसा भी हो, यदि अधिक मात्रा में वह मतदान के द्वारा चुना जाता है तो वह यहाँ का नेता बन सकता है। तो लोकतंत्र में अच्छे बुरे व्यक्ति को समान रूप से मताधिकार प्राप्त होता है। मताधिकार के लिए योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं। इस संसार में माना गया है कि यदि एक अच्छा विद्वान व्यक्ति है तो उसके साथ 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं। अतः सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना करना है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि एक व्यक्ति जो है समझदार है, बाकी 9 मूर्ख हैं, तो लोकतंत्र में मूर्खों की सरकार बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि 9 मूर्ख जो होते हैं वह अपने में से ही किसी को नेता बना लेंगे, प्रतिनिधि बना लेंगे। तो यहाँ पर समझदारों का या पढ़े लिखे लोगों का कुछ भी
मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी संख्या अधिक है उसकी ही सरकार बनेगी। दूसरा दोष है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि दोष में हम देखते हैं कि सार्वजनिक धन, जितना भी गवर्नमेंट का फंड मिलता है या फिर जो जनता के लिए धन होता है उसका भी, और सभी लोगों के समय का भी यहाँ पर अपव्यय होता है, मतलब कि समय नष्ट होता है। चुनाव कराने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, पैसा खर्च होता है और स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र की तुलना एक ऐसी समिति से की गई है जिसके द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में कर सकता है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक धन और समय का अपव्यय होता है। तो चुनाव का प्रोसेस बड़ा धीमा होता है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अगर अच्छे से काम करे तो एक दिन में कर सकता है, परंतु चुनाव में वह 7 दिन में करता है। नंबर 3 है मूर्खों का शासन। तो यहाँ पर सर हेनरी मैन ने कहा है प्रजातंत्र अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यह अज्ञानियों तथा मूर्खों का शासन होता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि यदि यहाँ पर मूर्ख ही शासन करेंगे, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति के पीछे 9 मूर्ख होते हैं, मानना है विद्वानों का, तो मूर्ख शासन करेंगे तो लोकतंत्र कितने दिन तक सही रहेगा, कभी न कभी तो इसका विध्वंस होगा ही। और इसी प्रकार प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो ने भी कहा है कि प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन बताया है। इसका मूल कार्य यह है कि निर्वाचन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण इसमें अच्छे और विद्वान व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में भाग ही नहीं लेना चाहते। आगे है धनिक वर्ग का शासन। धनिक वर्ग का शासन का मतलब यहाँ पर है लोकतंत्र में कि जिसके पास धन है, दौलत है, वह वोट को खरीद सकता है, लोगों को खरीद सकता है। तो लोकतंत्र में निर्वाचन अपरिहार्य है और निर्वाचन में अभ्यर्थियों को अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में चुनाव अत्यधिक खर्चीले हो गए हैं, अतः धनी लोग ही व्यवस्थापिका के लिए निर्वाचित हो पाते हैं। आगे भ्रष्ट शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र में निर्वाचन आवश्यक हो जाता है। तो निर्वाचन में योग्य एवं विद्वान लोगों की अपेक्षा धन बल वाले स्वार्थी लोग अधिक भाग लेते हैं, वही सफल भी होते हैं। वे जनहित की उपेक्षा करके अपने स्वार्थ के साधनों में लग जाते हैं, अतः कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। आगे है दलगत राजनीति। तो दलगत राजनीति से मतलब है कि यहाँ पर लोकतंत्र में दलीय चुनाव होते हैं। यहाँ पर दल का मतलब कई दल हो जाते हैं और वह अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर विद्वान या पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी दल में नहीं फंसना चाहता है, क्योंकि एक दूसरे के दल को एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और ब्लेम करने के साथ साथ उस व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता है, जिस कारण से वह किसी भी दल का सदस्य बनना नहीं चाहता है। आगे है नंबर 7 युद्ध तथा संकट के समय निर्बल। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जब युद्ध चलता है तो उस समय युद्ध हो या न हो, यहाँ पर इसका फैसला करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक संसदीय शासन प्रणाली में हम बहुमत इकट्ठा करेंगे तब तक तो युद्ध हो चुका होगा, पड़ोसी हम पर आक्रमण कर चुका होगा। इसलिए यहाँ पर आज्ञा लेना या फिर जनता के द्वारा सहमति बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में युद्ध के समय जो है यह शासन व्यवस्था काफ़ी निर्बल होता है, परंतु इसके लिए भी एक विधि लोगों ने निकाला है कि राष्ट्रपति शासन। जब हमारा लोकतंत्र खतरे में होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसके कारण कार्य तेजी से होगा। तो इस समय जनता का कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। और स्थिर सरकार, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ चुनाव होते हैं। भारत में तो हर 5वें साल चुनाव होता है, तो 5 साल के अंदर भी सरकारें गिर जाती हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा मुंबई में, वहाँ पर उद्धव की सरकार गिर गई, और यहाँ पर बिहार में भी सरकारें गिर जाती हैं और एक दूसरे से गठबंधन करके नई सरकारें बनती हैं। तो सरकार बनाना बहुत अस्थिर होता है। सरकार अगर अच्छे से कार्य नहीं कर रही है तो प्रतिनिधि सरकार
गिरा देते हैं। यानी कि हम मान सकते हैं कि सरकार जो है अस्थिर होती है, स्थिर नहीं होता है। आगे है मतदाताओं की उदासीनता। तो मतदाता जो होते हैं, जो वोटिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखा गया कि लोकतंत्र में मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है, लेकिन व्यवहार रूप में देखा जाता है कि निर्वाचन में मतदाताओं की विशेष रुचि नहीं होती है। सामान्यतः 50% ही मतदान हो पाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधि नहीं होने के कारण ऐसा होता है। आगे है पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। बाहुल्य का मतलब यहाँ है अधिक। तो लोकतंत्र में योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। उपेक्षा मतलब उनको बदनाम किया जाता है, जबकि व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत है। स्वार्थी एवं पथभ्रष्ट लोग राजनीति को अपना धंधा बना लेते हैं और राजनीति को अपनी आय का साधन बनाते हैं। इससे लोकतंत्र निर्बल और उपेक्षित लगने लगता है, क्योंकि इसमें कोई विद्वान या पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ऐसा करता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि नेताओं से मिलकर उनसे फंड लेते हैं और तमाम तरह के इधर बांटते फिरते हैं और धंधा के रूप में उनका काम चलता है। सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। तो सिद्धांत रूप से लोकतंत्र श्रेष्ठ माना गया है, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं हो सकता। लोकतंत्र के नाम पर या तो बहुमत का निरंकुश शासन स्थापित हो जाता है या वह गिने चुने नेताओं के शासन में बदल जाता है। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि शासन व्यवस्था जो है कुछ ही नेताओं के नाम में है। जैसे पार्टी की बात करें तो कुछ पार्टियों में हर एक पार्टियों में एक दो चेहरे सामने होते हैं, बाकी लोग के चेहरे किसी को याद ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में हर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई भी आवाज़ जनता सुनती ही नहीं है। अब आते हैं 6वें नंबर पर, एक लोकतंत्री समाजवादी गणराज्य के रूप में भारत। यानी भारत में लोकतंत्र है, सभी लोग जानते हैं। तो यह कैसे कार्य करता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है, भारत में लोकतंत्र शासन की व्यवस्था की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा किया जाएगा। देश का शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही चलेगा। संविधान के 42वें संशोधन में, जो 1976 ईस्वी में समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना से जोड़ दिया गया था। इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा उसके विकास की पूर्ण स्थितियों की उपलब्धि से है। व्यक्ति को अपने विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध होंगे, सभी को आर्थिक न्याय की आज़ादी होगी और उनको प्राप्ति होगी। भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है। यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति वंशानुगत न हो करके भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इस प्रकार भारत में एक लोकतंत्रीय समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई है। तो चलिए देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो 5 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है। और भारत के जितने भी प्रधानमंत्री, सीएम या फिर सांसद या फिर विधायक होते हैं वह 5 सालों के लिए जनता के प्रतिनिधि होते हैं और 5 वर्षों के बाद जो है फिर से चुनाव होते हैं। तो भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस प्रकार है। आगे नंबर 7 पर है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होंगी। तो शर्तों में देख लेते हैं कि शर्तें क्या क्या होंगी। तो पहला है शिक्षित और जागरूक नागरिक। तो यदि आप लोकतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो हर एक तबके के, हर एक धर्म, हर एक समुदाय के लोगों को शिक्षित और जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि लोकतंत्र की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। लोकतंत्र किसी ऐसे हाथ में चली जाएगी जहां पर तानाशाही जैसा व्यवस्था हमारे साथ व्यवहार होगा। इसलिए शिक्षित और नागरिकों को, समुदाय के हर एक व्यक्ति को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए। और गवर्नमेंट की भी यह जिम्मेदारी होती है कि लोगों को जागरूक कराने के लिए शासन व्यवस्था को उचित किया जाए। लोकतंत्र के प्रति आस्था। तो यहाँ आस्था का मतलब होता है कि लोकतंत्र के प्रति कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोगों की इसमें आस्था है।
तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति आस्था हो, राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हों। लोकतंत्र में आस्था के बिना इसकी सफलता संभव नहीं हो सकती है। आगे है नागरिकों का नैतिक उत्थान। तो नैतिक उत्थान से तात्पर्य है कि वह कितने आगे बढ़ेंगे, नागरिकों को कितना भला होगा। तो लोकतंत्र नागरिकों की नैतिकता और चरित्रशीलता पर आधारित होता है। नागरिकों के नैतिक रूप से उस चरित्र वाला और ईमानदार होना चाहिए जिनसे परामर्श एवं कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। चरित्रवान नागरिक भी लोकतंत्र की सफलता की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इनके द्वारा देश में वह चल सकता है और स्वतंत्र रूप से अपना विचार कर सकता है या विचार व्यक्त कर सकता है तथा युक्ति युक्त आलोचना करने आदि की स्वतंत्रता पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स क्या करते हैं, इनको स्वतंत्रता मिली हुई है कि वह किसी के प्रति भी वो खुले रूप से प्रश्न कर सकते हैं। शासन कार्यों में भाग लेते हैं और अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। इन अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा की जाती है। संविधान पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। तो समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था देखते हैं क्या होता है। देश की सामाजिक व्यवस्था न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था में संभव है। समाज में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, उनका रंग रूप अलग अलग है। इन सभी के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए, अपितु इनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और मिलजुल कर लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में रहना चाहिए। आगे है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब है कि यहाँ पर हर एक लोग आर्थिक रूप से समान हो। तो आर्थिक समानता के अभाव में लोकतंत्र केवल हास्य का विषय बन जाता है। तो एक महान विद्वान है लास्की, उनके अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। एक निर्धर व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान, शक्ति और नैतिकता रोटी तक ही सीमित हो जाती है, उनमें आत्मविश्वास की भावना नहीं पनप पाती। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता भी बहुत ही जरूरी होता है। आगे है सुसंगठित राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला है। इन्हें प्रजातंत्र का प्राण भी कहा जाता है। वर्तमान समय में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के माध्यम से ही कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर दलीय चुनाव होते हैं और जिस दल का नेता जो है सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वह जो है एक सदस्य के रूप में चुना जाता है। अतः दलों का संगठन जाति, धर्म, प्रांत आदि के आधार पर न होकर के आर्थिक एवं राजनीतिक आधारों पर होना चाहिए। इसी से ही देश का हित संभव है। अतः हम सुसंगठित शासन राजनीतिक दल की व्यवस्था करते हैं। आगे है बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व। तो जब भी आप किसी लोकतंत्र में, आप शासन व्यवस्था में अगर आप प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं तो आपको हमेशा सतर्क और बुद्धिमान होना पड़ेगा। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व परम आवश्यक है। लोकतंत्र के नेताओं में उचित निर्णायक शक्ति, साहस, अच्छी योग्यता, विशिष्ट तर्क शक्ति और चरित्र के गुणों का समावेश होना चाहिए। शक्ति और सुरक्षा। तो यहाँ पर लोकतंत्र में शक्ति और सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। देश में शांति एवं सुरक्षा का होना भी आवश्यक है। अशांति की स्थिति में व्यक्तियों को व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसी लोकतंत्र की सफलता के लिए शांति और सुरक्षा परम ही आवश्यक है। तो यह शक्ति के द्वारा ही संभव हो पाती है। आगे है लिखित संविधान। तो जहाँ पर भी लोकतंत्र है वहाँ पर संविधान है और संविधान में जो जो बातें होती हैं, लिखी होती हैं, वह सभी के लिए एक समान होती हैं। तो लिखित संविधान लोकतंत्र की सफलता के लिए अति आवश्यक है। संविधान में सरकार की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है। सरकार अपनी सीमा से हटकर कार्य न करे, इसके लिए संविधान होता है या फिर होना चाहिए। आगे है स्वतंत्र चुनाव। तो स्वतंत्र चुनाव जो है लोकतंत्र में बहुत ही आवश्यक होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। इसमें चुनाव कराते वक्त किसी प्रकार की धांधली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया ही
एक लोकतंत्र को सफल बनाती है। आगे है वयस्क मताधिकार। तो हम जानते हैं कि भारत देश में 18 वर्ष की आयु तक आप प्राप्त होते हैं तो उस समय आप वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, आप अपने मत का अधिकार कर सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार का तात्पर्य किसी एक निश्चित आयु को प्राप्त कर चुके नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष होती है। आगे है अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उनके अधिकार भी राज्य में सुरक्षित होने चाहिए। उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में अल्पसंख्यक असंतुष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। तो अल्पसंख्यक में जो हमारे पास जो धर्म में बहुलता जिनकी कम है, जिसमें ईसाई हुआ, सिख, मुस्लिम, ये सभी अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पर जो है इनकी सुरक्षा के लिए प्रतिनिधित्व उनके अनुसार होना चाहिए, यानी कि ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो केवल एक धर्म या समुदाय का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र के गुण क्या हैं और लोकतंत्र के दोष क्या हैं, और एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार से हम संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में विविधता क्या क्या होती है, किस प्रकार एक लोकतंत्र जो है निर्णायक सिद्ध होता है और किस प्रकार एक लोकतंत्र जो है फेल हो जाता है, इसके विषय में हम नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।